हेलो एवरीवन, जोहार झारखंड और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करेंगे और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दूं कि ये जो PYQ ही होते हैं जो आपको एग्ज़ाम के असली पैटर्न को समझाता है। इससे आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन-कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है और किस लेवल तक आपको प्रिपरेशन करना है। तो इन सब बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं PYQs के, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। ये ऑथेंटिक है और आप लोग इस वीडियो से एक ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को जेट का सिलेबस भी इसमें दिखाने वाली हूँ। इस सिलेबस को आप लोग देखिए, जिसमें कि पेपर 1 के लिए जो जनरल पेपर होता है, इसमें आपको इस जनरल पेपर से आपको पता लगेगा कि आपके सब्जेक्ट क्या-क्या हैं और किस-किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना? टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा और ये टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी भी रहने वाली है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस रहेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग रहेगी और जनरल अवेयरनेस रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होने वाले हैं, जिसका कि मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा। और अपने सब्जेक्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और सारे MCQs फॉर्म में होने वाले हैं। चलिए, आपका सवाल है, गति का SI मात्रक क्या है? SI मात्रक पूछ लिया है गति का। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है वाट। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गति का जो SI मात्रक होता है वो आपका मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है, अगर वेग दोगुना कर दिया जाए तो बताइए कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो कितनी होगी? ऑप्शन ए है दोगुनी, ऑप्शन बी है चारगुनी, ऑप्शन सी है आधी और ऑप्शन डी है समान। बताना है कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 गुना हो जाएगी। यदि वेग दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ओम का नियम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, P इजिकल टू आई आर, P इजिकल टू वी आई, F इजिकल टू एम ए और D है E इजिकल टू MC²। तो बताना है कि ओम का नियम क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, तो करेक्ट करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्टेज इजिकल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में यदि हम तापमान स्थिर रखें तो उस चालक में बहने वाली धारा जो होती है, करंट जो होती है, उसके सिरों के बीच लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है? जो ध्वनि तरंगे होती है किस माध्यम में नहीं चलती है? आपके ऑप्शन से ठोस में, ऑप्शन बी है द्रव्य में, ऑप्शन सी है गैस में और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो आपको बताना है कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे होती है वो निर्वात में नहीं चलती है। अगला सवाल है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? इस बार विद्युत धारा का SI मात्रक पूछ लिया है। ऑप्शन है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर एंड ऑप्शन डी है कूलाम। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट विल बी एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। कार्य का सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन हैं, बल गुना दूरी, ऑप्शन बी है बल बटा दूरी, ऑप्शन सी है दूरी बटा बल और ऑप्शन डी है बल प्लस दूरी। तो कार्य का सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बल इंटू दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती की इकाई क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आवर्ती की इकाई क्या है? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है अनंत। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? आपके ऑप्शंस हैं टेस्ला, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है जूल एंड ऑप्शन डी है वोल्ट। आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए टेस्ला। अगला सवाल है, 220 वोल्ट का अर्थ क्या होता है? ठीक है, 220 420 सुने ना, 440 वोल्ट। तो इसमें बताना है 220 वोल्ट का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन हैं धारा, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विभवांतर और ऑप्शन डी है शक्ति। सो सवाल नंबर 10 का आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज विभवांतर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि त्वरण का सूत्र क्या है? आपको बताना है त्वरण का सूत्र क्या है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है जो त्वरण का सूत्र है, फॉर्मूला है। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ए इजिकल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और वाई में टाइम आ जाएगा। तो ये है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, उछाल बल किस नियम से संबंधित है? बताइए, उछाल बल किस नियम से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं न्यूटन, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज, ऑप्शन सी है ओम के नियम और ऑप्शन डी है पास्कल। तो उछाल बल किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है उछाल बल। अगला सवाल कह रहा है, शक्ति का सूत्र क्या है? ठीक है, तो बताना है कि पावर का फॉर्मूला क्या है। पावर का फॉर्मूला है P इजिकल टू वर्क बाई टाइम। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। आपके ऑप्शंस हैं वर्क बाई टाइम, ऑप्शन बी है वोल्टेज बाई करंट, ऑप्शन सी है करंट बाई रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी है एफ इंटू टी। आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है। इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया वर्क बाई टाइम हो जाएगा पावर का फॉर्मूला। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण आपके ऑप्शन हैं वास्तविक, ऑप्शन बी है आभासी, ऑप्शन सी है उल्टा और ऑप्शन डी है बड़ा। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? कन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसा इमेज बनेगा? आप लोग बताइए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश बनेगा। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी बनेगा। और ये कहाँ पर बनता है? ये जो प्रतिबिंब बनता है वो मिरर के ठीक पीछे और पोल पर फोकस के बीच में बनता है। ठीक है ना, पोल और फोकस के बीच में बनता है, मिरर के पीछे बनता है। तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। अगला सवाल है, 1 न्यूटन कितना के बराबर होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 15। सो 1 न्यूटन कितना के बराबर होता है? आपके ऑप्शन हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऑप्शन सी है किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑप्शन डी है मीटर पर सेकंड। तो इसमें आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, यस। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पी एच इजिकल टू 7 दर्शाता है। बताइए पी एच 7 क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन हैं ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी लवणीय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट विल बी उदासीन, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पी एच मान जो 7 होता है वो उदासीन चीज़ों को दिखाता है, न्यूट्रल दिखाता है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कुल समूह कितने होते हैं? आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? आपके ऑप्शन हैं 16, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 18 एंड ऑप्शन डी है 19। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 18 समूह होते हैं आवर्त सारणी में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है H2SO4 क्या है? ठीक है, H2SO4 क्या है? आपके ऑप्शन हैं लवण, ऑप्शन बी है अम्ल, ऑप्शन सी है क्षार, ऑप्शन डी है धातु। आपको बताना है H2SO4 क्या है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्ल है। क्या है ये?
अम्ल है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, परमाणु संख्या दर्शाती है। ऑप्शन से न्यूट्रॉन को, ऑप्शन बी है प्रोटॉन को, ऑप्शन सी है द्रव्यमान को और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन को। बताइए परमाणु संख्या क्या दर्शाती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटॉन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? प्रोटॉन को। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है NaCl किस प्रकार का यौगिक है? NaCl आपके ऑप्शन से सहसंयोजक, ऑप्शन बी है आयनिक, ऑप्शन सी है धात्विक, ऑप्शन डी है गैसीय। बताइए कि ये जो NaCl है किस प्रकार का यौगिक है। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज आइए आयनिक प्रकार का यौगिक है, आयनिक। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन है O2, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है H2 एंड ऑप्शन डी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो क्या होती है? H2 होती है, हाइड्रोजन होती है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कार्बन की संयोजकता कहलाती है, क्या होती है? कार्बन की संयोजकता क्या है? आपके पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 5। बताना है कार्बन की संयोजकता क्या है आपके। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज 4। अगला सवाल है, अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है? अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है? आपके पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है लवण प्लस जल बनता है, ऑप्शन बी है गैस बनता है, ऑप्शन सी है धातु बनता है, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन बनता है। बताइए कि अम्ल प्लस क्षार से क्या बनता है। आपका आंसर हो जाएगा लवण प्लस जल बनता है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। अगले सवाल की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? आपके ऑप्शन है पी प्लस एन होता है क्या, ऑप्शन बी है पी माइनस एन होता है क्या, ऑप्शन सी है एन माइनस पी होता है क्या, और ऑप्शन डी है ई प्लस पी होता है क्या। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपका ना तो बी है, ना सी है और ना ही डी है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पी प्लस एन होता है। सो मास नंबर से क्या पता चलता है? मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या होता है, पी प्लस एन होता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है धातु ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? आपके पास ऑप्शन है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी है गैसीय। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्षारीय होता है। अगला सवाल की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 26 कह रहा है कि पानी का रासायनिक नाम क्या है? पानी का रासायनिक नाम क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, आपके पास ऑप्शन हैं H2O, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है HCl एंड ऑप्शन डी है NaOH, सोडियम हाइड्रोजन। बताना है कौन सा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा H2O। हाइड्रोजन के 2 एंड ऑक्सीजन 1 होता है, ये पानी का रासायनिक सूत्र है। अगर इसका नाम पूछ ले कि पानी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है ना, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण आपके पास ऑप्शन हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन त्याग, ऑप्शन सी है प्रोटॉन का त्याग और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन का ग्रहण। इस क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर आपका ना तो ये होगा, ना सी और ना डी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? वो त्याग करता है, छोड़ता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? आपको बताना है एलपीजी में क्या होता है। एलपीजी गैस सुने हैं ना आप लोग, तो बताना है कि एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है। आपके ऑप्शन से मीथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी है एथेन और ऑप्शन डी है CO2। बताइए एलपीजी गैस में क्या होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, तो एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, प्रोपेन ब्यूटेन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? आपके ऑप्शन से केवल ऑक्सीकरण होता है क्या, ऑप्शन बी है केवल अपचयन होता है क्या, और ऑप्शन सी है दोनों होता है, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं होता है। आपको बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में होता क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाई दोनों होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों होता है। ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे तो कह रहा है कि सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? आपके पास ऑप्शन है
सोडियम एक अधातु है क्या? ऑप्शन बी है अक्रिय गैस से क्या? और ऑप्शन सी है धातु है क्या? एंड ऑप्शन डी है उपधातु। बताइए कि सोडियम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम एक धातु है। सोडियम क्या है? एक धातु है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो सबको पता है टू राइट एंड टू लेफ्ट 4 होते हैं ना। आपके ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 एंड ऑप्शन डी है 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 होता है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 2 आपके राइट साइड होते हैं चैम्बर्स एंड 2 आपके लेफ्ट साइड चैम्बर्स होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण किस अंगक ऑर्गेनल में होता है? प्रकाश संश्लेषक किस ऑर्गेनल में होता है? सो आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है नाभिक और ऑप्शन डी है राइबोसोम। बताइए प्रकाश संश्लेषण किस ऑर्गेनल में होता है? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हमारा जो ब्लड है वो रेड किस चीज़ के कारण से होता है? ठीक, आपके ऑप्शन है प्लेलेट्स, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण। आपको बताना है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, किसके कारण से होता है। इस सवाल को जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो होता है ह्यूमन बींग का जो ब्लड है वो रेड होता है। अगला सवाल है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है, आपको बताना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। आपके पास ऑप्शंस हैं, तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी है डबल नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी है डायनामिक न्यूक्लियर एसिड एंड ऑप्शन डी है नन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 श्वसन क्रिया मुख्यतः किस अंग में होता है? जो श्वसन की क्रिया होती है मुख्यतः किस अंग में होता है? आपके पास ऑप्शन हैं हृदय, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है गुर्दा। तो श्वसन की क्रिया हो रही है गुर्दे में, फेफड़े में क्यों होगी? वो गुर्दे में, यकृत में और गुर्दा में क्यों होगा? वो फेफड़ा में होगा ना। किडनी गुर्दा तो ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, यकृत पेट होता है, हृदय तो दिल होता है जहाँ दिल धड़कता है, लेकिन श्वसन की क्रिया तो फेफड़े में होती है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछ रहा है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? आपके पास ऑप्शन है फ्लोएम, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है स्टोमेटा, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी दैट इज जाइलम। अगला सवाल कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन है यकृत, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है फेफड़ा। त्वचा जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, क्योंकि सर से पैर तक देखिए जो त्वचा जो स्किन होती है ना वो बॉडी के हर एक पार्ट में होती है। इससे बड़ा क्या ही कौन सा अंग हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज स्किन, त्वचा। अगला सवाल है कि रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? आपके पास ऑप्शन है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है सिस्मो मैनोमीटर और ऑप्शन डी है वोल्टमीटर। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एस्फिग्मो मैनोमीटर हो जाएगा। एस्फिग्मो मैनोमीटर रक्तचाप मापने का एक यंत्र है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि क्रोमोसोम्स गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र आपके ऑप्शन है साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन बी है नाभिक में, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति में और ऑप्शन डी है झिल्ली में। बताइए कि क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नाभिक में पाया जाता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्रोमोसोम नाभि में पाया जाता है, नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एड्स रोग किसके कारण होता है? एड्स आप लोगों ने सुन रखा है, पढ़ रखा है, बताइए एड्स रोग किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है फंगस एंड ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ। तो एड्स किसके कारण से होता है? ऑप्शन बी दैट इज वायरस के कारण से होता है एड्स की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 41 है, अब रीजनिंग के सवाल हैं, जरा देखिए। कह रहा है कि 15% ऑफ 200, 200 का 15% कितना होगा?
200 का 15% कितना होगा, निकालिए ज़रा सा। ये 200 है, इसका 15% फटाक से निकालना है। 2 0 कट गया और 15 दूना कितना हो गया, 15 टू जा 30। तो कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 42 का, कह रहा है कि अंडर रूट 144 का कितना हो जाएगा। ये आपका स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में 144 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 12 का पहाड़ा, 12 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 144 हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दैट इज 12। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, स्क्वायर रूट था। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है साइन थीटा, साइन 30 है, इजिकल टू कितना होता है। तो साइन 30 इजिकल टू, आप लोगों ने डिग्रियां सारे पढ़ रखी हैं इनकी, साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा के। आपके ऑप्शन से हैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है अंडर रूट 3/2 और ऑप्शन डी है 0। 0 नहीं होगा, वो 40 का होता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1/2। साइन थीटा इजिकल टू क्या होगा, साइन 30 डिग्री इजिकल टू 1/2 हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू। अगला सवाल कह रहा है 44, यदि 2x + 3 इजिकल टू 11 है तो x इजिकल टू वॉट। 2x + 3 है तो इजिकल टू 11 है, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज का आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है, और ये तीनों का सम कितना होता है, 180। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 180 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 46 नंबर, कह रहा है कि 7 का स्क्वायर इजिकल टू कितना। बहुत बढ़िया है, इसमें आपको करना क्या है, 7 का स्क्वायर है इजिकल टू 7 × 7, आंसर कितना हो जाएगा, 49। शी विल बी योर करेक्ट आंसर, शी 49। अगला सवाल है, कह रहा है a + b का होल स्क्वायर है तो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। आपके पास ऑप्शन से a² + b², ऑप्शन बी है a² + 2ab + b², ऑप्शन सी है a² - b² एंड ऑप्शन डी है 2ab। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, a + b का होल स्क्वायर इजिकल टू a² + 2ab + b² होता है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है एलसीएम ऑफ 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4 और 6 का, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 2 जा 4, 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 × 2 इजिकल टू 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट विल बी 12 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यस, सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है 49 कह रहा है कि 3/4 डिवाइडेड 1/2 है, आंसर बताइए कितना होगा, करके देखना है। 3/4 है, डिवाइड है 1/2, इसको एक्सचेंज करेंगे, कितना आ जाएगा। तो 3/4 इंटू जब करेंगे तो ये 2 ऊपर में चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 2 2 जा 4, इसके नीचे 2 बच रहा है, तो फाइनल में क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, जरा देखिए 3/2 में कौन सा ऑप्शन बन रहा है। ऑप्शन बन रहा है आपका ऑप्शन बी, 3/2 बनेगा इसका आंसर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 10 का घन क्यूब जो है इजिकल टू कितना होगा। ठीक है, तो 10 का घन क्या हो जाएगा, ऑप्शन से 100, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 10 एंड ऑप्शन डी है 10,000। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1000 हो जाएगा। ठीक है, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, 1000। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, Mn क्या होता है, और बताना है कि KMnO4 में क्या है, इसका संख्या बताना है आपको, नंबर बताना है ऑक्सीडेशन का। तो देखिए किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर का कॉमन जो एलिमेंट होता है, इसका कॉमन एलिमेंट होता है, तो इसमें पोटेशियम का +1 होता है और ऑक्सीजन का जो होता है वो माइनस आपका 2 होता है, माइनस का 2 होता है। ठीक है, माइनस का 2 होता है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, +7 आएगा, कितना आएगा, +7 आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन सी। अगला सवाल है मोल। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेंट्स, बताइए कि 1 मोल में 1 मोल CO2 में कितना क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन बी है 3 इंटू 10⁸ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी है 1 मॉलिक्यूल एंड ऑप्शन डी है 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। बताना है करेक्ट आंसर क्या है। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस सेशन में टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज में हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन मेमोरी। शिक्षण का कौन सा स्तर स्मृति पर आधारित होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑप्शन सी है मेमोरी लेवल एंड ऑप्शन डी है ऑटोनोमस लेवल। सो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो ना आपका ऑप्शन ए होगा और ना ही ऑप्शन बी होगा और ना ऑप्शन डी होगा, ये हो जाएगा मेमोरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्टियन उपागम किसे संबंधित है? इट मीन्स कि हर्बर्टियन अप्रोच इज रिलेटेड टू। आपको बताना है कि ये जो हर्बर्टियन अप्रोच है ये किससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं रिसर्च डिज़ाइन, ऑप्शन बी है लेसन प्लानिंग, ऑप्शन सी है इवेल्युएशन एंड ऑप्शन डी है गाइडेंस। सो हर्बर्टियन अप्रोच किससे रिलेटेड है? वो आपका ऑप्शन बी लेसन प्लानिंग से रिलेटेड है। दैट इज ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, मैक्सिमम लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स आर। अधिकतम अधिगम कब होता है? आपके ऑप्शन हैं पैसिव, ऑप्शन बी है एक्टिव, ऑप्शन सी है साइलेंट एंड ऑप्शन डी है फियरफुल। बताइए कि अधिगम कब होगा, कब आपकी मैक्सिमम लर्निंग हो पाएगी? जब आप एकदम निष्क्रिय रहेंगे, पैसिव रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, या फिर एकदम चुपचाप है क्लास में, कुछ मतलब नहीं है क्या पढ़ाया जा रहा है, या फिर बहुत डरे डरे से रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक्टिव रहेंगे, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, कि जब आप एक्टिव रहेंगे तभी आप मैक्सिमम लर्निंग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ द वैलिडिटी। इनमें से कौन सा एक वैधता का प्रकार नहीं है? आपके पास अगेन 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है कंटेंट वैलिडिटी, ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ऑप्शन सी है फेज वैलिडिटी एंड ऑप्शन डी है प्रिडिक्टिबिलिटी वैलिडिटी। तो बताना है कि कौन सा जो है वो वैलिडिटी का एक वैध प्रकार नहीं है। ठीक है, नॉट बोला है, इस बात पे आप लोग जरा फोकस करेंगे। नॉट अ टाइप ऑफ द वैलिडिटी। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, है ना, कि प्रिडिक्ट नहीं करना है, पूर्वानुमान कोई वैधता जो है कि वो नहीं है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है NCF। अब देखिए NCF से एक क्वेश्चन आया है, चूँकि टीचिंग एप्टीट्यूड है तो NCF NEP इन सब से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। कह रहा है कि NCF 2005 इम्फेसाइजेस, 2005 का जो NCF आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, तो ये जो था हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये जो था तो आपको कह रहा है कि किस पर इम्फेसाइज किया हुआ था, किस पर ज़्यादा बल दिया था? ऑप्शन से रोट लर्निंग, ऑप्शन बी है एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग, ऑप्शन सी है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और ऑप्शन डी है टीचर सेंटर अप्रोच। रोट लर्निंग को तो कभी भी जो है कि CBSE अच्छा नहीं मानती है, तो रोट लर्निंग नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड परीक्षा केंद्रित भी नहीं होना चाहिए, NCF ने उस पर भी बल नहीं दिया है। और टीचर सेंटर क्यों होगा? टीचर को थोड़ी ना पढ़ाना है। तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो जाएगा, रचनावादी हो जाएगा। आप कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उस पर आप नई नई इनोवेशन कर सकते हैं, नई चीज़ों को खोज सकते हैं, नई चीज़ों का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है द कम्युनिकेशन मॉडल विथ फीडबैक इज। जो प्रतिक्रिया सहित संप्रेषण मॉडल है वो क्या है? आपके पास ऑप्शन है, क्या वो लीनियर है, ऑप्शन बी है वन वे है, ऑप्शन सी इंटरेक्टिव है एंड ऑप्शन डी है मैकेनिकल। इस सवाल का आंसर हो जाएगा इंटरेक्टिव है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन बोल रहा है ना,
तो भैया कम्युनिकेशन तब होगा ना जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करोगे, तभी तो बोलचाल होगी, तभी तो भाषा का आदान प्रदान होगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है विच इज़ और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें से ऐसा कौन है जो अशाब्दिक संप्रेषण है, नॉन वर्बल है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन से पहला है लेक्चर, ऑप्शन बी है डिस्कशन, ऑप्शन सी है गेस्चर एंड ऑप्शन डी है स्पीच। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या है? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज गेस्चर। इसमें आप वर्बल कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप गैस करके बता रहे हैं, गेस्चर बता रहे हैं, हाथों से, उंगलियों से, आंखों से बता रहे हैं, लेकिन शब्द मुंह से नहीं बोल रहे हैं, वो होता है नॉन वर्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। द मेन एम ऑफ गाइडेंस इज, गाइडेंस का मेन एम क्या होता है? मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है डिसिप्लिन, ऑप्शन बी है एडजस्टमेंट, ऑप्शन सी है पनिशमेंट एंड ऑप्शन डी है एग्जामिनेशंस। तो कह रहा है कि गाइडेंस का क्या मतलब होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर ना तो ऑप्शन ए होगा, दंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और एग्जाम नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समायोजन, एडजस्टमेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 इज सेइंग दैट प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस इज बेस्ड ऑन, ये जो प्रोग्राम शिक्षण होता है किस पर आधारित होता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन बी है रेनफोर्समेंट थ्योरी, ऑप्शन सी है इनसाइड लर्निंग एंड ऑप्शन डी है क्लासिकल कंडीशनिंग। सो बताइए आप लोग कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस किस पर बेस्ड होता है? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, रेनफोर्समेंट थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, सो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है कि विच मेथड इज बेस्ट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कौन सा मेथड होता है जो समस्या समाधान क्षमता के लिए सर्वोच्चतम विधि मानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ए है लेक्चर, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन सी है डिक्टेशन, ऑप्शन डी है स्टोरी टेलिंग। तो सबसे बढ़िया समस्या समाधान का कौन सा विधि है? इसमें आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि जब आपकी टीचर आपको कोई असाइनमेंट वर्क, कोई प्रोजेक्ट वर्क देगी, तो उसको जब आप बनाओगे तो उसमें आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दिमाग लगाओगे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे। यही आपका आंसर है प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, समावेशी शिक्षा, वो बढ़ावा देती है, किसको बढ़ावा देती है? आपके ऑप्शन हैं सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब होता है पृथक करना, अलग करना, क्या वो उसको बढ़ावा देती है? ऑप्शन बी है इक्वालिटी, ऑप्शन सी है डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्शन डी है आइसोलेशन। तो देखिए, ये जो समावेशी होता है ना, इंक्लूजन एजुकेशन होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको कभी भी सेग्रीगेशन की बात नहीं करता है, ना ही डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, और आइसोलेशन की तो बिल्कुल भी बात नहीं करता है। वो कहता है कि सभी बच्चों को समान बैठाओ, एक साथ बैठाओ, एक क्लासरूम में बैठाकर पढ़ाना है, ताकि वो भी इक्वल बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ चीज़ें सीख सके। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा इक्वालिटी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड है, थोड़ा सा ध्यान आप लोग लगाइएगा तो आप लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम का डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, 29 मार्च को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है, झारखंड कैलेंडर में ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करने की नीड है। ये नेट का PYQs हैं, जो बिल्कुल भी पेपर वन का जेट और नेट एकदम सिमिलर रहता है, उसी का ये PYQs है। आप लोग एकदम इस पर भरोसा 110% बिलीव कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट, तो भाई अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी है वैलिडिटी, ऑप्शन सी है बायस एंड ऑप्शन डी है ऑब्जेक्टिविटी। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बायस। ये कोई विशेषता नहीं है, बायस मतलब होता है पक्षपात करना, भेदभाव करना, तो ये गुड टेस्ट की वैलिडिटी नहीं है, गुड टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहे हैं द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इज, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आपके पास ऑप्शन है फ्राइड,
ऑप्शन बी है वुडन, वुड, वुंट, और ऑप्शन सी है वेटसन, ऑप्शन डी है स्किनर। बताइए मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं? मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, इस सवाल का जो आंसर है वो आपका आंसर बी हो जाएगा, वुंट है ना। वुंट को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी माना जाता है और साइकोलॉजिस्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। सो इन चीज़ों पर आपको कंसर्न करने की नीड है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, यानी कि आंतरिक प्रेरणा कहाँ से आता है, उसका कौन सा एग्जाम्पल है? आपके पास ऑप्शन है प्राइस, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट एंड ऑप्शन डी है पनिशमेंट। तो जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो आपका कहाँ से आता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज़ इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। अगर आप अपने सब्जेक्ट पे जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, रुचि लेंगे, उतने ही ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे, मोटिवेट होंगे और उस चीज़ को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, टीचिंग एड्स हेल्प इन। टीचिंग एड्स जो होता है किस पर, किस में हेल्प मिलता है? शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है। सो आपके ऑप्शन है कन्फ्यूजन, ऑप्शन बी है क्लैरिफिकेशन, ऑप्शन सी है फियर एंड ऑप्शन डी है आइसोलेशन। बताइए ज़रा, शिक्षण सामग्री सहायता करती है किस फील्ड में? तो ना वो कन्फ्यूजन पैदा करती है, ना भय पैदा करती है, ना आइसोलेशन करती है, वो एकदम क्लैरिफिकेशन देती है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कॉग्निटिव डोमेन डील्स विथ। संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है वो किससे संबंधित होता है, किसको डील करता है? आपके पास ऑप्शन है फीलिंग्स, ऑप्शन बी है नॉलेज, ऑप्शन सी है स्किल्स एंड ऑप्शन डी है एटीट्यूड। बताइए कॉग्निटिव डोमेन किस पर फोकस करता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉलेज की बात करता है कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67, विच इज अ डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल। लोकतांत्रिक शिक्षण शैली क्या है? ठीक है, लोकतांत्रिक शिक्षण शैली है। आपके पास ऑप्शन है ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन बी है लाइजेस फेयर, ऑप्शन सी है पार्टिसिपेटिव एंड ऑप्शन डी है ऑथोरिटेरियन। ज़रा बताइए इसमें डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल कौन सा है? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, इवेल्युएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। मूल्यांकन किसका अभिन्न अंग है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी है पॉलिटिक्स एंड ऑप्शन डी है फाइनेंस। बात को समझिएगा, मूल्यांकन पूछ रहा है कि इवेल्युएशन किसका इंटीग्रल पार्ट है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। 68 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक एग्जाम्पल कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एनुअल एग्जाम, ऑप्शन बी क्लास टेस्ट, ऑप्शन सी बोर्ड एग्जाम एंड ऑप्शन डी एंट्रेंस एग्जाम। आपको बताना है आपका करेक्ट आंसर क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है और इसका कौन सा उदाहरण है। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज क्लास टेस्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, माइक्रो टीचिंग साइकिल इंक्लूड्स। माइक्रो टीचिंग चक्र में क्या क्या शामिल होता है? आपके ऑप्शंस हैं प्लान, प्लान टीच फीडबैक, फीडबैक रीप्लान, ऑप्शन बी है टीच टेस्ट पास, ऑप्शन सी है लेक्चर नोट एंड ऑप्शन डी है स्टडी एग्जाम्स। तो बताना है माइक्रो टीचिंग सर्कल में कौन सा इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज प्लान टीच फीडबैक एंड रीप्लान। पहले योजना बनाई जाती है, फिर उस पर शिक्षण होता है, फिर उस पर फीडबैक मिलता है और फिर उस पर रीप्लान होता है। तो ये माइक्रो टीचिंग का मेन साइकिल होता है, मेन चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है, विच इज़ नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन है जो बाधा नहीं करता है, बैरियर नहीं करता है, कौन सा संप्रेषण में बाधा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है नॉइस,
ऑप्शन बी है लैंग्वेज डिफरेंसेस, ऑप्शन सी है फीडबैक एंड ऑप्शन डी है प्रीजुडाइस। ठीक है, प्रीजुडाइस है पूर्वाग्रह है। बताइए इसमें से संप्रेषण में कौन है जो बाधा नहीं करता है। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज फीडबैक। फीडबैक जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन को बैरियर नहीं है, वो बाधा नहीं बनता है, क्योंकि उसमें आप लिखते हैं, फीडबैक आप देते हैं। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, 72 है, लर्निंग बाय इनसाइट वाज प्रोपोज्ड बाय। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम किसने दिया है। ठीक है, इनसाइट के द्वारा लर्निंग का ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है। आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है कोलहर, ऑप्शन बी है पावलो एंड ऑप्शन डी है स्किनर। आपको बताना है कि इनसाइट लर्निंग का थ्योरी किसने दिया है। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज कोहलर ने दिया है। ठीक है, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, एनईपी 2020 एम्फेसाइजेस। बहुत अच्छा सा सवाल है। एनईपी का सवाल हर टीचिंग एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ये आप लोग लिख लो। एनईपी को आप जितने अच्छे से कर सकते हो उतना ही अच्छा है। एनईपी ने जो ये 5+3 का सिद्धांत दिया है, 5+3+3+4। ठीक है, ये ये जो इस पर एम्फसाइज किया गया है, इसकी बात कही है एनईपी ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। तो इन सब चीज़ों को आपको रट के एकदम से जाना है, पढ़ के जाना है। अगर थोड़ा सा डिटेल में हम बात करें तो एनईपी जो शिक्षा नीति है 2020 में, इसका एक लक्ष्य है। इसका लक्ष्य है कि कितना तक, 2030 तक। ठीक है, 2030 तक ये क्या करेगा, माध्यमिक स्तर के स्कूल में शिक्षा 100% सकल नामांकन अनुपात, जिसको जीईआर भी बोलते हैं, जीईआर। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात हासिल किया जाए 2030 तक बोला है। और इनका क्या लक्ष्य है, भारत के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। और इस पे जो मैंने अभी आप लोगों को बोला है 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट दिया है, इस प्रणाली से बच्चों को क्या होगा, इनके मनोवैज्ञानिक विकास, इनके जो सीखने की आवश्यकता है, ये इसका शिक्षा के लिए, शिक्षा के तौर पे ये एक बहुत ही बढ़िया रहेगा, ये एनईपी ने कहा है। अगला है कि एनईपी ने कहा है कि जो भारत का शिक्षा प्रणाली है वो बहुत उनको बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है और कौशल उन्मुख बनाना है। इसके लिए 2030 तक ये सारे काम कर लेने हैं। तो और क्या बोलते हैं उसमें, आपको एक वोकेशनल वर्ड को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें आपका सवाल क्या बनेगा कि एनईपी 2020 किस पर बल देता है। आपके ऑप्शन से रोट लर्निंग, आपके ऑप्शन बी में है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड ऑप्शन सी में है ओनली एग्जाम्स एंड ऑप्शन डी में है आइसोलेशन। तो एनईपी 2020 रटने पर बल नहीं देता है और ना ही केवल एग्जाम पर बल देता है, और अलगाव की तो कभी बात भी नहीं सोचता है। वो क्या करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे बल देता है, बहुविषयी शिक्षा पर बल देता है वो। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा, द मोस्ट इफेक्टिव रेनफोर्समेंट इज। सबसे प्रभावी जो पुनर्बलन है वो क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इमीडिएट, दूसरा कह रहा है डिले, तीसरा कह रहा है नेगेटिव एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आप ये जो वर्ड देख रहे हो ना, इफेक्टिव रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन, सबसे ज्यादा पुनर्बलन कहाँ दिखता है आपको, इमीडिएट पर दिखता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 74 का ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि अ गुड टीचर शुड बी। एक अच्छा शिक्षक को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। आपके ऑप्शन है, बायस्ड होना चाहिए, पक्षपाती होना चाहिए क्या, किसी को कम पढ़ाए किसी को ज़्यादा पढ़ाए ऐसा होना चाहिए, या दूसरा कह रहा है इम्पार्शियल होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष, सबके लिए इक्वल। थर्ड कह रहा है हार्श होना चाहिए, या चौथा कह रहा है कि इनडिफरेंट होना चाहिए। बताइए कि एक जो गुड टीचर होता है उनमें क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं। तो इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा कि एक टीचर को हमेशा इम्पार्शियल होना चाहिए। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, इम्पार्शियल होना चाहिए, सबके लिए इक्वल। अगर वो पढ़ाए तो सारे बच्चे एक जैसा ही सीखे, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा सिखा रहे किसी को कम सिखा रहे, ये तो कभी कोई टीचर की क्वालिटी ही नहीं होती है।
तो हमारा 75 का बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे हम। अब हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड के सवाल आ गए हैं, जो कि 76 से 100 तक में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 76, रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी। रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी होना चाहिए कैसा? अनुसंधान समस्या होनी चाहिए। तो अनुसंधान समस्या कैसी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं, वेग होना चाहिए क्या, क्लियर होना चाहिए क्या, इमोशनल होना चाहिए या लेंदी होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए आपका ये रिसर्च प्रॉब्लम? इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पष्ट होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे और कौन सा इसमें क्रिएटिविटी लगाएंगे कि हम इसका जो आंसर है फाइंड आउट कर सकेंगे। तो कैसा होना चाहिए वो प्रॉब्लम? रिसर्च प्रॉब्लम एकदम क्लियर कट होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, कह रहा है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजेज। परिकल्पना जो होती है, परिकल्पना परीक्षण में क्या उपयोग होता है? आपके ऑप्शन हैं स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी है गेस करना, ऑप्शन सी है ओपिनियन एंड ऑप्शन डी है बिलीफ। तो हाइपोथेसिस में क्या होना चाहिए, उसके परीक्षण में क्या उपयोग होता है, किस चीज़ का यूज होता है? इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। ऑप्शन 1 शुड बी योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 कह रहे हैं, सॉरी 78 है, विच इज क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, दो मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो अब आपको बताना है कि क्वालिटेटिव क्या होती है। क्वालिटेटिव के भीतर 6-7 मेथड होते हैं और क्वांटिटेटिव के भीतर भी, उनके अंदर भी 6-7 मेथड होते हैं। तो आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या क्या, किसके अंदर कौन सा आता है, कौन सा मेथड किसके अंदर वर्क करता है, कौन सी गुणात्मक विधि है, आपको इसमें बताना है। पहला है सर्वे, दूसरा है एक्सपेरिमेंट, तीसरा है इंटरव्यू और चौथा है स्टैटिस्टिक्स टेस्ट। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा कि क्वालिटेटिव मेथड कैसा है, ऑप्शन सी होना है इसका, साक्षात्कार। इस इंटरव्यू है, क्या है इंटरव्यू? इंटरव्यू एक क्वालिटेटिव मेथड है। ठीक है, इंटरव्यू क्या है? एक क्वालिटेटिव मेथड है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे, सेंसस मीन्स क्या होता है? जनगणना। जनगणना का क्या अर्थ होता है? सो ऑप्शन ए कह रहा है सैंपल स्टडी, ऑप्शन बी कह रहा है स्टडी फॉर ऑल यूनिट्स, ऑप्शन सी कह रहा है पार्शियल स्टडी और ऑप्शन डी कह रहा है गेस करना। तो जनगणना का क्या अर्थ होता है? सेंसस का अर्थ होता है ऑप्शन बी, स्टडी ऑफ ऑल यूनिट्स। सारे यूनिट्स के स्टडी को हम कहते हैं सेंसस। ठीक है, 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है रैंडम सैम्पलिंग इंश्योर्स। जो यादृछ नमूना होता है वो इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। आपके पास ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए है बायस, ऑप्शन बी है क्वालिटी चांस, ऑप्शन सी है कन्फ्यूजन एंड ऑप्शन डी है एरर। आपको बताना है कि जो रैंडम सैम्पलिंग है वो क्या इंश्योर करता है। क्वेश्चन नंबर 80, आंसर आप लोग भी लिखने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। सो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इक्वालिटी चांस। ठीक है, इक्वालिटी चांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इक्वालिटी चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं क्या? ऑप्शन है रिजल्ट, ऑप्शन बी है कॉज, ऑप्शन सी है इफेक्ट एंड ऑप्शन डी है आउटकम। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं ये आपका हो जाएगा, ना ए होगा और ना ही सी होगा ना डी होगा, ये कॉज होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होता है, कारण होता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 81 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इस बार डिपेंडेंट वेरिएबल पूछ लिया है। पहले इंडिपेंडेंट पूछा, इस बार क्या पूछ लिया है? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं कॉज, ऑप्शन बी है इफेक्ट, ऑप्शन सी है कंट्रोल एंड ऑप्शन डी है सैंपल।
तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं, ठीक है। कॉज तो इंडिपेंडेंट होता है। कॉज क्या होता है? कॉज तो इंडिपेंडेंट होता है, तो ये नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा और सैंपल भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिपेंडेंट का प्रभाव हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टेस्ट कंपेयर्स टू मीन्स, ठीक है। दो माध्यों की तुलना के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? दो माध्यों की अगर हम तुलना करेंगे तो कौन सा परीक्षण किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है टी टेस्ट, ऑप्शन बी है मीन, ऑप्शन सी है मूड एंड ऑप्शन डी है रेंज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 इज सेइंग दैट प्लेजियरिज्म वायलेट्स, क्या होता है? प्लेजियरिज्म का उल्लंघन करना क्या होता है? ठीक है। प्लेजियरिज्म होता है किसी चीज़ को कॉपी करना। साहित्य की चोरी इसका मीनिंग निकलता है लिटरेचर में। प्लेजियरिज्म मतलब होता है कि साहित्य की चोरी, किसी का लिखा हुआ आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, दैट इज प्लेजियरिज्म। तो इसका उल्लंघन करना क्या होता है? आपके पास ऑप्शंस हैं। नैतिकता, एथिक्स, ऑप्शन बी है सैम्पलिंग, ऑप्शन सी है सर्वे एंड ऑप्शन डी है हाइपोथेसिस। बताना है कि प्लेजियरिज्म का उल्लंघन करना क्या होता है। इस 84 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए, दैट इज एथिक्स। नैतिकता का उल्लंघन करना होता है। प्लेजियरिज्म का उल्लंघन क्या होता है? नैतिकता का उल्लंघन होता है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स इन, लिटरेचर रिव्यू मदद करती है किस में? साहित्य समीक्षा मदद करती है किस में? मदद करती है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला कह रहा है आइडेंटिफाइंग गैप, शोध अंतर पहचानने में। दूसरा कह रहा है कोपिंग, नकल करने में। या तीसरा कह रहा है एंडिंग रिसर्च, शोध को समाप्त करने में। और चौथा है अवॉइडिंग स्टडी, अध्ययन टालने में। बताइए कि लिटरेचर रिव्यू किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज आइडेंटिफाइंग गैप। गैप को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है मीन, मीडियन एंड मूड आर, ये तीनों हैं क्या है? माध्य, माध्यिका और बहुलक हैं। तो ये तीनों क्या हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं मेजर ऑफ डिस्प्रेशन, ऑप्शन बी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन सी है कोरिलेशन एंड ऑप्शन डी है हाइपोथेसिस। तो मीन, मीडियन, मूड, ये तीनों क्या हैं आपको बताना है। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसका आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये क्या इंडिकेट करता है? मानक विचलन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है एवरेज, औसत, ऑप्शन बी है स्प्रेड, प्रसार, और ऑप्शन सी है रिलेशनशिप, ऑप्शन डी है एरर यानी कि त्रुटि। तो मानक विचलन क्या दर्शाता है? ये स्प्रेड को दर्शाता है। ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, स्प्रेड। क्वेश्चन नंबर 88 सवाल है आपका कि अ पायलट स्टडी इज डन बिफोर, पायलट अध्ययन किया जाता है कब? आपके ऑप्शन हैं मेन स्टडी, ऑप्शन बी है कंक्लूजन, ऑप्शन सी है पब्लिकेशन एंड ऑप्शन डी है वाइवा। तो पायलट स्टडी इज डन बिफोर, पायलट स्टडी किससे पहले किया जाता है? ठीक है, मुख्य अध्ययन से पहले या निष्कर्ष से पहले, प्रकाशन से पहले या मौखिक परीक्षा से पहले।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेन स्टडीज से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 89। क्वेश्चन नंबर 89, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स, प्रायोगिक समूह प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है? आपके ऑप्शन है नो ट्रीटमेंट, या फिर ट्रीटमेंट, या फिर कंट्रोल, या ऑब्जर्वेशन ओनली। तो क्या रिसीव करता है ये? इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रीटमेंट। उपचार को प्राप्त करता है कौन? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा है कंट्रोल ग्रुप्स इज यूज टू, कंट्रोल ग्रुप का यूज होता है, कहाँ पर होता है? नियंत्रण समूह का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है कंपेयर रिजल्ट, रिजल्ट की तुलना करने में, पब्लिश पेपर, पेपर को प्रकाशित करने में, या ऑप्शन सी है इंक्रीज बायस, पक्षपात बढ़ाने में, या फिर मैनिपुलेट डेटा, डेटा का हेरफेर करने में, मैनिपुलेट करने में। कंट्रोल ग्रुप का कहाँ उपयोग होता है? तो कंट्रोल ग्रुप का उपयोग होता है कंपेयर रिजल्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, कंपेयर रिजल्ट, रिजल्ट का, परिणाम का तुलना करने में कंट्रोल ग्रुप का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे। डेटा डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू, डेटा वर्गीकृत होता है। आपके ऑप्शन हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, ऑप्शन बी है गुड एंड बैड में, ऑप्शन सी है इजी एंड हार्ड में, ऑप्शन डी है सिंपल एंड टफ में। तो डेटा किस में वर्गीकृत होता है? चार ऑप्शन हैं आपके पास। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में होता है डेटा वर्गीकृत, और डेटा क्लासिफाइड कहाँ होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, विच इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपको बताना है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है, कौन सा गैर सभ्यता संभाव्यता नमूना है। संभाव्यता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन है रैंडम, यादृच्छिक, ऑप्शन बी है स्ट्रेटिफाइड, स्तरीकृत, ऑप्शन सी है कन्वेनियंस, सुविधा, एंड ऑप्शन डी है सिस्टमेटिक, प्रणालीगत। बताना है नॉन प्रोबेबिलिटी कौन सा है। ऑप्शन सी हो जाएगा, कन्वेनियंस हो जाएगा। इसमें इसमें और भी कुछ है, जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका और आता है, जैसे पर्पस जजमेंटल सैम्पलिंग भी आता है। ठीक है, जजमेंटल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग। और आपका आता है फिर स्नोबॉल, एक आता है, एक स्नोबॉल आता है, और एक आता है आपका कोटा सैम्पलिंग आता है, वॉलंटियर आता है, वॉलंटियर सैम्पलिंग आता है। तो कुछ ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। नेक्स्ट है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक्स इंक्लूड, अनुसंधान नैतिकता में शामिल है। अनुसंधान नैतिकता में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए है फैब्रिकेशन, गढ़ना, ऑप्शन बी है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑप्शन सी है बायस, पक्षपात, और ऑप्शन डी है प्लेजियरिज्म, नकल करना। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ऑनेस्टी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक्शन रिसर्च इज मोस्टली कंडक्टेड बाय, क्रियात्मक अनुसंधान प्रायः करता है, क्या करता है? आपके ऑप्शन है पॉलिटिशियंस, ऑप्शन बी है टीचर्स, ऑप्शन सी है बिजनेसमैन, एंड ऑप्शन डी है लॉयर। तो एक्शन रिसर्च इज मोस्टली कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? ऑप्शन बी, दैट इज टीचर्स। ठीक है,
ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है, कह रहा है ची स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर। ची स्क्वायर टेस्ट का क्या उपयोग होता है? इसको बोलते हैं काई वर्ग परीक्षण उपयोग होता है कहाँ? ऑप्शन ए है रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरिकल वेरिएबल्स, श्रेणीबद्ध चर संबंध के साथ, या ऑप्शन बी है मीन कंपैरिजन, माध्य तुलना में, या फिर है डिस्पर्सन प्रसार में, या फिर डी है एवरेज। तो बताइए कि ची स्क्वायर टेस्ट का कहाँ यूज होता है? इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरिकल वेरिएबल के साथ आपका ची स्क्वायर या काई वर्ग का परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इसका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 96, कह रहा है रिसर्च डिजाइन इज ए। रिसर्च डिजाइन अनुसंधान रूपरेखा है, किसका है? सवाल बनता है किसका है? तो आपके ऑप्शंस हैं ब्लूप्रिंट का, या फिर बी है कंक्लूजन का, ऑप्शन सी है रिजल्ट का, या ऑप्शन डी है ओपिनियन का। रिसर्च डिजाइन क्या है? इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ब्लूप्रिंट का डिजाइन है, ठीक है। रिसर्च डिजाइन क्या है? ये एक ब्लूप्रिंट है। रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है सैम्पलिंग एरर्स अकर्स ड्यू टू। ये जो सैम्पलिंग एरर्स होता है, नमूना में जो त्रुटि होती है वो किसके कारण से होती है, किस कारण से होती है? नमूना त्रुटि होती है, आपके ऑप्शन है स्टडिंग सैम्पलिंग ओनली, केवल नमूना अध्ययन में, ऑप्शन बी है स्टडिंग पॉपुलेशन में, जनसंख्या का अध्ययन में, ऑप्शन सी है सेंसस जनगणना के अध्ययन में, या ऑप्शन डी है नो स्टडी, कोई अध्ययन नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो सैम्पलिंग एरर्स कहाँ आकर होते हैं? स्टडिंग सैंपल ओनली, केवल नमूना अध्ययन में ही इसका एरर बताता है, एरर होता है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है विच इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। विच इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा का सोर्स क्या है? द्वितीयक डेटा का क्या स्रोत है? ऑप्शन से इंटरव्यू साक्षात्कार, ऑप्शन बी है ऑब्जर्वेशन अवलोकन, ऑप्शन सी है सेंसस रिपोर्ट जनगणना रिपोर्ट, या ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंट प्रयोग, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा होता है ऑप्शन सी, दैट इज जनगणना रिपोर्ट या सेंसस रिपोर्ट कह सकते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है रिसर्च रिपोर्ट शुड बी। रिसर्च रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? अनुसंधान रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है लॉजिकल यानी कि तार्किक, ऑप्शन बी है इमोशनल भावनात्मक, या ऑप्शन सी है बायस्ड पक्षपाती, या ऑप्शन डी है वेग अस्पष्ट अस्पष्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट कैसा होना चाहिए? एकदम ऑप्शन ए लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है, ठीक है। इसके बाद ही हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं इस सेशन में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। 100वां नंबर सवाल कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इज। रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है? रिसर्च का जो उद्देश्य होता है तो क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ट्रूथ डिस्कवरी सत्य की खोज, ऑप्शन बी है कन्फ्यूजन भ्रम, या ऑप्शन सी है एंटरटेनमेंट मनोरंजन, या फिर ऑप्शन डी है प्रमोशन। तो बताइए रिसर्च का क्या एम होता है, क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। क्या होता है वो? ट्रूथ डिस्कवरी होता है, ट्रूथ डिस्कवरी।
ओके, देन वी हैव फिनिश्ड आवर 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द झारखंड जेट एग्जामिनेशन। हमने 100 क्वेश्चंस पूरे किए हैं, जिसमें कि आपके पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी शामिल हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव सवाल हैं, आप लोग इसको ज़रूर देखें। ये आपके जेट के एग्ज़ाम के लिए 110% फ्रूटफुल होने वाला है। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।